नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और रीज़न भी है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था 90 रुपीज़ ये वो लेवल है, अगर ये स्टॉक एक बार तोड़ेगा तो फिर आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने कहा था कि अगर ये 90 तोड़ेगा तो याद रखना उस समय बाजार में भी बहुत भयंकर गिरावट हो रही होगी और ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ Q2 के नंबर जो आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक जिसका नाम है दोस्तों रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड और कई लोग इसे बर्गर किंग के नाम से भी जानते हैं। भाई साहब आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना 1:10 में स्टॉक मोर देन 3.5% की आपको गिरावट दिखा चुका है। और ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाऊं और बात करूं पिछले एक साल की, एक साल में 27.8% टूट चुका है और ऊपरी स्तरों से जो इससे लगभग लगाया था 127-27 के आसपास का, वहां से स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 35% टूट चुका है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब अब आगे करना क्या है। लेकिन उसके विपरीत क्या हो रहा है, कंपनियां जो ब्रोकरेज हाउस हैं, शेर खान इसको मेरे ख्याल से 120 रुपए का टारगेट दे रहा है, ये 119 का टारगेट कुछ दे रहा है। इसके साथ ही साथ एक और है वो 109 रुपए की बात कह रहा है। और मैं पर्सनली आपको बताऊं, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में अगर यहां से आप देखना चाहेंगे कि जो गिरावट है वो और कितनी भयानक हो सकती है, Q2 के नंबर कैसे आए हैं, कौन देखिए इंडिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसे रीजंस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। उन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो लेवल्स की चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन देखिए थोड़ा सा तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब से वो जो शॉर्ट वीडियोस होते थे वो शायद अब इस चैनल में ना आए। जो भी स्टॉक की चर्चा होगी वो 10 से 12-13 मिनट के बीच की होगी। आपसे बस यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप कोई एक अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बहुत पुराने बहुत ही शानदार जो इन्वेस्टर रहे हैं, और मेरी पर्सनल फील्ड में हमेशा कहता हूँ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं बेंजामिन ग्राहम की, जो वॉरेन बफेट साहब के गुरुदेव थे। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट और पीटर लिंच साहब की बुक, उस तीनों का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप उस लिंक से खरीदेंगे तो चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, आप चलते थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ। देखिए ये तो हो गया, एक साल में इतनी आपकी गिरावट हो चुकी है और जब ये गिरावट दिख रही है ना आपको, ये वाली स्पेशली जब ये हो गई है, अब मुझे ऐसा लगता है बाजार भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। बीच बीच में आज सुबह बाजार थोड़ा ऊपर रहा, फिर गिरा, फिर बीच में संभलने की कोशिश किया। अब बाजार बंद किस तरफ होगा ये देखेंगे, लेकिन बहुत सारी ना निगेटिविटी अब प्राइस इन हो चुकी है। ठीक है, और वो निवेशक जो सोच रहे हैं भाई करना क्या, एक चीज़ आप समझिए, QSR बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन बीच बीच में इसे कुछ चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है और एनालिसिस कैसे हो रही है। सबसे पहले Q2 के हाईलाइट कैसे रहे, जो रेवेन्यू रहे ना दोस्तों वो इन लाइन रहे हैं कंपनी के, लेकिन जो मार्जिन है उसने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। अरे भाई सब बीट किया है तो आपके नंबर्स क्यों खराब दिख रहे हैं इतने, मतलब बाजार में क्यों गिरावट हो रही है। देखिए यहां पाएंगे जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है उसमें मार्जिनल बढ़ोतरी हुई है लगभग 1.2% की ईयर ऑन ईयर टू 632 करोड़ की। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है। स्लाइटली बिलो आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ 653 करोड़, 653 करोड़ की बात कही जा रही थी, 632 करोड़ यहां पे की गई है। यहां पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये इंटरनेट में अवेलेबल है। जो भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, चाहे शेर खान हो गए या प्रभुदास लीलाधर हो गए या जो भी अन्य हो गए, उन्हीं की इंफॉर्मेशन से कुछ चीज़ें यहाँ पे उठाई हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लेके आऊँ। कोई भी मैं खरीदारी बेचने की सलाह नहीं देता, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आपके सामने रखता हूँ। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। आप देखें जो इंडिया का बिजनेस है उसमें 8.5% की जंप हुई है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और जो सेम सेल्स स्टोर की ग्रोथ होती है उसमें डिक्लाइन आया है 3% का। ओके, इसके साथ ही साथ वाइल जो इंडोनेशिया का जो बिजनेस है उसमें गिरावट हुई कितनी, 18.1%। और आप देखें जो SSSG है उसमें डिक्लाइन 15% हो, यानी जो इंडोनेशिया का बिजनेस है वहां पर इश्यूज आ रहे हैं। ओके, इंप्रूव, लेकिन जो ग्रॉस मार्जिन में उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 69 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर टू
64.9% यानी 65% की, वाइल एबिटा मार्जिन रोज बाय 100 बीपीएस ईयर ऑन ईयर टू 10%। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आगे, अगर हम आगे चलेंगे, एबिटा मार्जिन आप देखिए यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन रहे हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहे हैं ऑफ 9%। जो इंडिया बिजनेस का रेस्टोरेंट्स का एबिटा मार्जिन रहा है वो आप पाएंगे लगभग फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर टू 10.6%। इंडोनेशिया बिजनेस 7 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट किया है, जी हाँ 7 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट किया है, और एबिटा कितना बड़ा है 12.4%। अब देखिए जो मेन चीज क्या है, जो कंपनी, द कंपनी पोस्टेड अ लॉस ऑफ ₹66 करोड़ अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 51 करोड़ Q2 ऑफ फाइनेंशियल 24। एक साल पहले तो मात्र 51 करोड़ रुपए का लॉस था, वो अब बढ़ के 66 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये तो झटका है यार, आप तो और ज्यादा नीचे आ रहे हो। और बात करें आरबीआई की, आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट एशिया की, उन्होंने 8 बर्गर किंग के रेस्टोरेंट ओपन किए हैं इस क्वार्टर में। और बात करें पूरे फर्स्ट हाफ की ना, तो जो कंसल्टेड रेवेन्यू है उस पर 3.5% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर टू ₹1,279 करोड़। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है 136 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर टू 9.8%, एंड अ लॉस केम इन एट ₹118 करोड़ की, जो पहले 105 करोड़ था फर्स्ट हाफ में। यानी चाहे वो आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, यानी माफ कीजिए फर्स्ट हाफ से एक साल पहले फर्स्ट हाफ से करोगे आपका लॉस बढ़ रहा है। और ये खतरनाक इसलिए है, आज के समय में हर कोई प्रॉफिट चाहता है, और ऐसे में जब अपना लॉस बढ़ा रहे हो ना आप, ये बहुत बड़ा झटका मिल रहा है आपको। ओके, आगे चलेंगे आप। अब बात करें थोड़ा इंडिया बिजनेस के बारे में। आप देखिए इंडिया बिजनेस में कितना 8.5% का जंप हुआ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन में आप देखेंगे तो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है 67 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर टू 67.5%। देखिए अभी ये बिजनेस लगातार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, नए रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, नई जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना ये अभी भी आने वाले समय जारी रहेगी। और रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट ईजी, और जिस तरह से लोकल प्लेयर लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं, मुझे ये लगता है इन्हें अभी थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन जिस प्रकार के ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता इससे बहुत भयंकर गिरावट होगी। जिस दिन, मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन बाजार में लिक्विडिटी अब वापस आएगी, बाजार थोड़े मजबूत हो दिखाई देंगे, आप देखेंगे ये जो स्टॉक है ये वापस से आपको चढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बाजार में जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी, आप मत समझिए कि बर्गर किंग यहां से आपको 3-4 आप कह सकते हैं दुगना हो जाएगा या 30-40% रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। बाजार में जब तक लिक्विडिटी वापस नहीं आएगी, बाजार वापस से नहीं भागेगा, स्टॉक यहां से बहुत नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, यहां से कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं होने वाली जब तक स्टॉक 80 रुपीज भी स्पेसिफिक बचाने में कामयाब है। एग्जैक्टली कौन कौन से हम चर्चा करेंगे आगे। आप देखें लॉस जो है 116.5 करोड़ रुपीज में आई है। 1 मिनट, हमको ना मेन चीज जो यहाँ पे देखने का पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेन ये है जो की प्रायोरिटीज हैं इंडिया बिजनेस के लिए, वो क्या है। ड्राइव ग्रोथ इन डाइन इन ट्रैफिक बाय स्ट्रेंथनिंग वैल्यू लीडरशिप एंड बिल्डिंग न्यू ओकेजन्स। देखिए डाइन इन को बढ़ाना पड़ेगा। मेन फोकस इंडिया बिजनेस का यही है कि जो डाइन यानी लोग आकर के हमारे रेस्टोरेंट में खाएं। इसके साथ ही साथ बर्गर किंग एज अ डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बाय स्केलिंग अप किंग्स जर्नी अक्रॉस द डाइनिंग चैनल एंड बिल्डिंग बिगेस्ट ऐप, यानी आपको डाइनिंग बढ़ाना है और ऐप को ही बढ़ाना है। प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा बाय इंप्रूविंग डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ड्राइविंग इफिशिएंसी अक्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। आप डाइनिंग को तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, अपनी जो डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो आप डिलीवर कर अपने फूड्स को, उसमें भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इंडोनेशिया बिजनेस, वहां क्या करना है आपको, तो देखिए जो बर्गर किंग है, फॉर बर्गर किंग जो रेस्टोरेंट एशिया है, हैज लेड आउट सर्टेन मार्केटिंग प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग क्या क्या भाई साहब, बिल्डिंग रेलेवेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द चिकन मेन्यू। इंडोनेशिया है, वहां पर नॉन वेज फूड बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली जो चिकन मेन्यू है उसमें आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आप देखें जब KFC जैसा चिकन आपके सामने खड़ा रहता है ना कॉम्पिटिटर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीवी एंड डिजिटल कैंपेन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सैम्पलिंग और उसके रिव्यू के बारे में करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो पॉपॉयज है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया प्लान कर रहा है टू फोकस ऑन बिल्डिंग ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस, बिल्डिंग ट्रैफिक थ्रू वैल्यू प्रोपोजिशन एंड स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल फर्स्ट गेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है,
तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो सेक्टर व्यू, यानी वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उसमें सेक्टर व्यू क्या है। तो देखिए जो ऑर्गेनिक सेम स्टोर सेल्स है दोस्तों, जो एसएसजी हमने ऊपर चर्चा की थी क्यूएसआर का, ये म्यूटेड ही रहने वाला है। क्यों? वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट एज हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर अफेक्ट डिमांड। देखिए आप देख रहे होंगे सब्जियों के कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और आप देख रहे होंगे ना वो निवेशक, वो खरीदार जो हमेशा ऑनलाइन मंगाया करता था, वो अचानक से बोलने लग गया आजकल यार बहुत महंगे हो गए हैं सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाने से। तो यही है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और अब ये नंबर जो कह सकते हैं आप, जो सेम स्टोर सेल्स है उसमें हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा इस सेम स्टोर सेल्स में ग्रोथ देखें। क्यूएसआर की बात हो रही है यहाँ पे, बर्गर किंग की बात नहीं हो रही। ये टफ होने वाला है। आप देखें while revenue growth is expected to be largely driven by strong store expansion, we expect this trend to continue in the near term. Having said that, QSR की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है दोस्तों, ठीक है, जो QSR लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट है और फूड सर्विस इंडस्ट्री को बीट करने वाली है, क्योंकि हायर डिमांड फ्रॉम आउट ऑफ होम कंजम्पशन वो बढ़ती दिखाई देगी, मार्केट शेयर गेन लगातार बढ़ेगा, और फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर, ठीक है, इंक्रीज ऑनलाइन डिलीवरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, मेन्यू इनोवेशन ड्राइविंग न्यू डिमांड। सबसे बड़ी इनमें से चीज़ें बहुत सारी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जो लोकल प्लेयर से कंपटीशन दिख रहा है ना, वो बहुत टफ है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब कंपनी आउटलुक देखिए, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की जा रही है इन प्लेस टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी इन द मीडियम टर्म। अब भाई साहब लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कब होगे, सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोर एक्सपेंशन का प्लान कर रखा है एंड एम्स टू एग्जिट 2025 विद अ काउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 तक इनके पास 700 रेस्टोरेंट होंगे इंडिया में, जो अभी 464 रेस्टोरेंट है। जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान, लेकिन एक्सपेंशन में पैसे लगेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्ट्रॉन्ग स्टोर एक्सपेंशन प्लान, डिफरेंशिएटेड मेन्यू स्ट्रेटेजी एंड रोबस्ट ट्रैक्शन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म will help revenue to register 12% CGR over 24 to 27 के अंत तक। तो ये तमाम की चीज़ें हैं, ठीक है। जो फर्दर जो आप कह सकते हैं बीके का जो कैफे है एंड इम्प्रूविंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडोनेशिया बिजनेस विल ड्राइव द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो आप देखें 2027 तक तो अभी एक्सपेंशन ही बहुत हैवी होने वाले हैं, इस कारण बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को जंप आए ऐसा कहना मुश्किल है। वैल्यूएशन आप समझिए, आरबीआई ने एक और क्वार्टर जो दिया ना, Q2, वो म्यूटेड नंबर दिया है, और जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का जो फोकस है ना, ग्रेटर ट्रैफिक इन इंडिया इंडोनेशिया थ्रू वैल्यू ऑफरिंग will help in achieving better SSSG in the coming years. Now, the India's business focus on improving footfall through its well-placed strategy to enhance operating leverage, जबकि जो इंडोनेशिया का बिजनेस है इस फोकस में बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल वेंचर। भारत में फुटफॉल बढ़ाना है, इंडोनेशिया में प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, और मैं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इंडोनेशिया में जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया वो पहले प्रॉफिटेबल होगा बजाय कि इंडिया की। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। अब बहुत सारी और चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिस्क देखिए कुछ तो होगा ही, क्या क्या रिस्क है कि डिमांड एनवायरनमेंट में कुछ भी स्लो डाउन आती है, ये रेवेन्यू ग्रोथ में इम्पैक्ट करेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ते चले, और आपको पता है अभी सब्जी भाजी के क्या रेट चल रहे हैं, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज रॉ मटेरियल में ये प्रॉफिटेबिलिटी को और इम्पैक्ट करेगा। भाई साहब पहले तो तुम बताओ, अभी तक तो लॉस में हो, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की तुम इम्पैक्ट करवाओगे? ये बोलो लॉस कम होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ तीसरा, पिछले काफ़ी समय से क्यूएसआर कैटेगरी में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये रेवेन्यू ग्रोथ में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ऊपर दोनों में मुझे सबसे बड़ा थ्रेट ना ये कंपटीशन लगता है, ठीक है। अब लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स हैं। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपके रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में जो बड़े बिग शार्क इन्वेस्टर हैं 9.43% किसके पास है? HDFC ग्रुप के पास है। ICICI ग्रुप के पास 8.23% है। अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.99% है। भारत के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स की इतनी भयानक होल्डिंग है इसमें, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो वो भी तो कुछ देख रहे होंगे इसमें। इसके साथ ही साथ लेवल्स की हम चर्चा करें तो देखिए करेंटली ध्यान में रखिए, टेक्निकल रेटिंग तमाम बेयरिश है, मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर ये दोनों ही बेयरिश है। आप देखें करेंटली जो पहला स्टॉप लॉस है 82.113 में, और ये पिछले मंथ में जो ट्रेडिंग हुई है ना
उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से, पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने जो भी ट्रेड हुई है। उसके बाद सीधा 74.1 है, देन 58.13 है क्लासिक के हिसाब से। फिबोनाची आप देखोगे 88.97 है, देन 83.26 है, देन 74.01 है। और मुझे पर्सनली भी ये लगता है 75 to 78, देखिए 80 तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये जो चीज़ें है ना यार, अगर 74 तोड़कर नीचे चला गया तो चीज़ें बहुत मुश्किलात हो जाएंगे। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तो भाई साहब अभी बात ही नहीं करनी चाहिए। तो ये लेवल्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अब अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो उन लेवल्स में स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बहुत ही शानदार चीज़ हो जाएंगी, ऐसा कहना मुझे थोड़ा टफ लगता है। आपकी क्या राय है? किसी ऑन स्टॉक में अगर चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।